मुद्दों को प्रखरता से उठाने का शुरू किया है। उसी की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है अर्थव्यवस्था और महंगाई के। तो अपनी बात में शुरू करना चाहती हूँ ये कहकर कि मध्य प्रदेश में महंगाई की मार है, 29,000 घोषणाओं की बौछार है, प्रदेश पर 4,22,000 करोड़ का उधार है, निवेश का बंटाधार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना दुश्वार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर और इससे पड़ रही दोहरी मार पर जो मध्य प्रदेश के हर निवासी के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, आज एक विस्तृत वक्तव्य देने के लिए, कांग्रेस पार्टी का मत रखने के लिए और हमारे वचन पत्र में इस बदहाली को सुधारने के लिए क्या क्या प्रावधान है, इन पर रोशनी डालने के लिए दिल्ली से हमारे बीच आई है मेरी बहुत अच्छी मित्र, ऐसी प्रखर मुखर वक्ता जो विरोधियों की लगातार धुलाई करते हुए छक्के छुड़ाने का काम करती हैं। बौद्धिक रूप से जितनी प्रखर है उतनी ही अपने वक्तव्यों में मुखर भी है। सोशल मीडिया की मुखिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन आदरणीय सुप्रिया श्री ने अब आप सभी लोगों को संबोधित करेगी। पहले उनका वक्तव्य, उसके बाद वो सारे प्रश्न। लक्ष्मण जी, धन्यवाद रागिनी जी। आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और माँ दुर्गा का नवरात्र का पर्व है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और साथ ही ये आशा करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। और जैसा कि रागिनी जी ने कहा, मैं मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रखूंगी अपना वक्तव्य और उसके बाद आपके सवाल लूंगी। मुझे लगता है रागिनी जी ने बहुत अच्छी एक एलिटरेशन ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन 18 साल की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अर्थव्यवस्था का बदहाल होना, 40 लाख से ज्यादा युवाओं का बेरोजगार होना, महंगाई से बुरा हाल होना और उस सब पर सबसे बुरा है कर्ज का लगातार बढ़ जाना। तो बात हम शुरू करते हैं। मैं अपने पीछे बैठे साथियों से विनम्र निवेदन करूंगी कि अगर आप अपनी वाणी को थोड़ा सा विराम दें तो मेरी वाणी थोड़ी प्रखर हो जाएगी। हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करती हूं, आप लोग थोड़ी देर के लिए अपनी वाणी को विराम दे दीजिए। धन्यवाद। सबसे पहले कर्जे की बात करते हैं और थोड़ा सा उल्लेख रागिनी जी ने किया उसका। आज मध्य प्रदेश में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है और 20,000 करोड़ रुपए तो राज्य सरकार इस पर ब्याज दे रही है। और कर्ज की यह स्थिति है कि आज भी इस समय अगर एक नवजात शिशु पैदा हो रहा है तो उसके सर पर 40,000 रुपए का कर्ज है और ये कर्ज लगातार बढ़ता गया और पिछले 2 सालों में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया। तो सबसे पहला कर्ज के बोझ के तले मध्य प्रदेश की जनता को दबाने का काम शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। लेकिन उसी से एक बात उजागर होती है, सरकार कर्जे क्यों लेती है? सरकार कर्जे लेती है कल कारखाने बनाने के लिए, निवेश करने के लिए, नौकरियों का सृजन करने के लिए। यहां पर कर्जे लिए गए एक के बाद एक घोटाले और भ्रष्टाचार करने के लिए, क्योंकि असलियत यह है कि कर्ज बढ़ता गया, निवेश हुआ नहीं, रोजगार बना नहीं
और आमदनी लगातार औसत व्यक्ति की भी और सरकार की भी घटती रही। और ये मेरा दूसरा पॉइंट है यहां पर कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया के चलते आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाई, क्योंकि आपने कल कारखाने नहीं लगाए, कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, कोई बड़े उद्योग घरानों को यहां पे इन्वेस्ट नहीं कराया, जिसके चलते आपकी आमदनी जस की तस रही, आपने खर्चा बढ़ाया और जो उनका अंतर होता है, जो वित्तीय घाटा होता है, वो तिगुना हो गया महज 3 साल में। 18,000 करोड़ रुपए होता था वित्तीय वर्ष 2021 में, आज की तारीख में वो 54,000 करोड़ रुपए क्रॉस कर गया। तो कर्ज भी बढ़ाया और घाटा भी बढ़ाया, क्योंकि आमदनी आपकी जस की तस रही, आपने उसके बारे में कुछ नहीं किया। कर्ज में डूबी हुई सरकार, जैसा कि मैंने आपसे कहा, भ्रष्टाचार बेलगाम है और ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। हमारे पास तो एक लिस्ट है करीब 253 घोटालों की, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो खनन हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो पटवारी हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें घोटाले नहीं हुए। लेकिन इस सब का डायरेक्ट असर मध्य प्रदेश के युवा पर कैसे पड़ता है? 2 करोड़ युवा और उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, एक बहुत बड़ा अंधकार छाया हुआ है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये यहीं की सरकार के आंकड़े हैं। 39 लाख युवाओं ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर किया हुआ था और महज 21, सिर्फ और सिर्फ 21 लोगों को नौकरी मिली। मतलब विडंबना यह है कि एक व्यक्ति को नौकरी देने के लिए शिवराज सिंह की सरकार ने 80 लाख रुपए खर्चा किए, जो शायद वो जीवन पर्यंत कमा भी नहीं पाएंगे अगर ढंग से कमाई करेंगे विशुद्ध रूप से। 21 लोगों को रोजगार मिला, रजिस्टर्ड करीब 40 लाख लोग थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पर। नौकरी ना मिलने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के पद रिक्त पड़े हुए हैं, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। भर्ती क्यों नहीं की जा रही है, इसका जवाब शिवराज सिंह के 18 साल ही दे सकते हैं। हमारी समझ से बाहर है कि जब बेरोजगारी मुंबई खड़ी है तो पदों को रिक्त क्यों रखा जा रहा है। दूसरा कारण है 18 साल में जबानी जमा खर्च खूब हुआ, खूब डबल इंजन सरकार का पिछले 9.5-10 सालों में खूब डींग हाँकी गई। लेकिन असलियत यह है कि यहां पर एक भी बड़ा निवेश नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में एक भी बड़ा उद्योग घराना नहीं आया है, एक बड़ा मल्टीनेशनल नहीं आया है। निवेश जब नहीं होता है तो नौकरी बनेगी कहां से? सीधा रिलेशन निवेश और नौकरी का होता है। तो प्राइवेट सेक्टर से आप अपनी खूब पीठ थपथपा लीजिए, लेकिन वो मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं ला रहा है, वो मध्य प्रदेश में निवेश नहीं ला रहा है, वो एक कौड़ी मध्य प्रदेश में नहीं लगा रहा है। और जिसके चलते यह स्थिति भयावह है कि बेरोजगारी तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा बेरोजगारी ग्रेजुएट्स में है, पढ़े लिखे लोगों में। जो 5वीं पास है वो तो बेचारा फिर भी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह से अपना घर चला लेगा, लेकिन जो ग्रेजुएट है, जो एक तरह की नौकरी कर सकता है, उसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और उनमें बेरोजगारी का दर करीब करीब 12% है। तो एक तरफ निवेश नहीं हो रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, औसत आय मध्य प्रदेश की भारत की औसत आय से बहुत कम है। भारत की औसत आय करीब 1.5 लाख रुपए है, मध्य प्रदेश की मुश्किल से 1 लाख रुपए है। औसत आय कम है, कर्ज से डूब रहे हैं लोग, बेरोजगारी से त्रस्त है और महंगाई की ऐसी मार है जिससे कि मध्य प्रदेश जूझ रहा है। और सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे महंगाई की मार कम हो सके। हमारी सरकारें कर्नाटका में भी है, हमारी सरकारें राजस्थान में भी है, और अभी मैं उसके बारे में 2 मिनट में बात करूंगी। उन्होंने महंगाई से राहत दिलाने के लिए बहुत काम किया है। एक कारण इन सब चीजों का नतीजा मान लीजिए या इन सब चीजों का कारण मान लीजिए, वो है शिक्षा की अवमानना। मध्य प्रदेश में जब मैं आंकड़े देख रही थी कल, तो मैं चौंक गई कि 1/3, मात्र 1/3 महिलाएं मध्य प्रदेश में 10 साल
तक स्कूल गई हैं, उसके बाद स्कूल ही नहीं गई हैं। 1/3 मतलब आधी आबादी भी पढ़ नहीं रही है यहाँ पर। और इसीलिए जो कांग्रेस ने वादा किया है कि हम निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 1 से 8वीं तक हम बच्चों को 500 रुपए प्रति माह देंगे, 9वीं और 10वीं के बच्चों को 1000 रुपए प्रति माह देंगे और 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1500 रुपए प्रति माह देंगे। उसका कारण ये है कि आप इंसेंटिवाइज करिए, आप उनको किसी न किसी तरह से कक्षा में रोके रहिए, उनको पढ़ने लिखने का अवसर दीजिए, क्योंकि शिक्षा के तौर पर मध्य प्रदेश भारत में एवरेज औसतन नीति आयोग के इंडेक्स में भी नीचे है। और इन सब के चलते, चाहे वो नीति आयोग का हेल्थ इंडेक्स हो, चाहे फिर स्कूल एजुकेशनल क्वालिटी हो, चाहे सोशल डेवलपमेंट मानक हो, मध्य प्रदेश देश के औसतन इन सब मानकों से नीचे है और अपने आसपास के राज्यों से तो बहुत ही नीचे है। तो जैसा कि मैंने कहा, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने किसानों से वादा किया है गेहूं और धान की ज्यादा कीमतों पर खरीद का। हमने युवाओं से वादा किया है कि एक कैलेंडर के तहत हम जॉब्स कैलेंडर बनाएंगे, जो रिक्त पद है वो भरे जाएंगे। हमने विद्यार्थियों से वादा किया है कि किसी ना किसी तरह से, चाहे उनको इंसेंटिवाइज ही करना पड़े, वो करके उनको रोके रहेंगे क्लासेस में, और निःशुल्क शिक्षा की बात कर रहे हैं। नारी शक्ति के लिए हम 500 रुपए के सिलेंडर की बात कर रहे हैं और 1500 रुपए प्रति महीने की बात कर रहे हैं। और बिटिया रानी योजना से हम अबोध बालिकाओं को किसी ना किसी तरह से सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं। पलटकर कोई ये कह सकता है कि क्या ये मुमकिन है? यही नहीं, इससे ज्यादा मुमकिन है। और इसलिए मुमकिन है क्योंकि हम सब ने ये करके अपनी सरकारों में दिखाया है। आज राजस्थान एक राज्य है जहां पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर बिक रहा है। आज कर्नाटका एक राज्य है जहां पर हमने बस सेवा मुफ्त की और महिलाओं के खाते में पैसा डाला। तो ये कांग्रेस के वादे हैं, ये किसी के जुमले नहीं है। हमने इस पर कैलकुलेशन किया है, ये कैसे हो सकता है, अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है, निवेश कैसे आ सकता है और रोजगार कैसे बन सकता है। 18 साल के जंगल राज के बाद मध्य प्रदेश बदलाव के लिए तैयार है। ये बदलाव प्रचंड होगा, जिससे कि डाका अब कभी दोबारा से सरकारों पर, मताधिकारों पर और जनमत पर ना पड़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सवालों का स्वागत करती हूँ। अगर पहले अर्थव्यवस्था पे सवाल पूछने तो अनुग्रहित रहूंगी। facilitate all the backlogs and also to carry on with the schemes that you are promising. So how is it that different from what Shivraj Singh is doing right now? And secondly, what do you identify is a local issue in terms of middle class that can be addressed by a Bachchan Party? There is a world of a difference in how we see borrowing and how the Shivraj Singh government has seen borrowing. There is a world of a difference. There is a difference of a day and night, a sea difference. And I will tell you what the difference is. Loans are taken by governments the world over, including in India. But loans are taken to ensure that you invest. Loans are taken to ensure that you industrialize. Loans are taken to ensure that you attract private investment. क्या 18 साल में शिवराज सिंह सरकार ने जो लोगों के सर पर कर्जा बढ़ाया है, उससे उद्योग बढ़ा है, उससे औद्योगिकीकरण हुआ है, उससे प्राइवेट सेक्टर ने निवेश बढ़ाया है? एक बड़ा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप मध्य प्रदेश में मुझे बता दीजिए जो 18 साल में हुआ हो। तो मुझे लगता है कि हमारा कर्जा लेना और उनके कर्जा लेने में ये सी डिफरेंस है। दूसरा, आपने बोला मिडिल क्लास पर क्या है जो हमारा डिफरेंस रहेगा। ये मैं अंग्रेजी और हिंदी में, क्योंकि आपने सवाल पूछा था, बता देती हूँ। आई थिंक द मिडिल क्लास ऑफ दिस कंट्री इज रीलिंग अंडर हाई प्राइसेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड दोज आर द पैंडेमिक्स ऑफ आवर टाइम्स एंड दे हैव टू बी रिजॉल्व्ड. So when we talk about 500 rupees a gas cylinder, or when we talk about 1500 rupees in a women's account, it means you are giving her disposable income to invest in education, to invest in her own health, to invest in the future of her family. Whatever little disposable income that will be.
आपने मुझसे पूछा मिडिल क्लास के लिए, मिडिल क्लास महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। और जब 500 सिलेंडर की हम बात करते हैं या 1500 महिला के खाते में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस महिला को ये चॉइस देगा कि वो अपनी शिक्षा में, अपने स्वास्थ्य में, अपने परिवार की भलाई में उस पैसे को लगा सके। हमने जब कर्नाटका में फ्री बस सेवा करी तो लोगों ने नाक मुंह बहुत सिकोड़ा, लेकिन आज की तारीख में महिलाओं के हाथ में 2 से 2,500 रुपए हर महीने बच रहे हैं, जिसको वो अपने ऊपर, अपने स्वास्थ्य, अपनी शिक्षा के ऊपर, अपने परिवार के हित के लिए खर्चा कर रही है। पहले मैं अर्थव्यवस्था पर ले लूं, फिर मैं आपसे सवाल लूंगी। पहला सवाल आपसे लूंगी। सर बैठ जाइए, कैमरे के सामने आप खड़े। जी, 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश सरकार ने काम के लिए आपने कहा, 4 लाख करोड़ से ज्यादा का है। अगर आपकी सरकार करती, आपने भी अपने बजट में कई आकर्षक घोषणाएं की, फंड की व्यवस्था आपकी सरकार कैसे करेगी और ये कर्जा कैसे उठा है? मुझे लगता है मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। मुझे लगता है कि कर्जा लेना एक चीज है, और कर्जा आप भ्रष्टाचार और घोटालों में निवेश कर रहे हैं या उद्योग, नौकरी, व्यवसाय उनको बनाने में निवेश कर रहे हैं। यहाँ की सरकार ने वो नहीं किया है 18 साल में। अगर किया होता तो यहाँ का परिवेश बिल्कुल डिफरेंट होता। अगर किया होता तो 40 लाख रजिस्टर्ड लोगों में से 21 लोगों को नौकरी नहीं मिलती, और 2 लाख पद खाली है, 2 लाख पद खाली नहीं रहते। तो मुझे ऐसा लगता है कर्जा लेना और उसके साथ आप क्या कर रहे हैं वो 2 अलग बातें। मैंने इसका जवाब दिया। जी, देश की पॉलिसी में कहीं कोई दिक्कत समझ में आती है? सरकार की मंशा में, दोनों में। सरकार की मंशा है ही नहीं कि यहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोजगार बने। सरकार की मंशा है ही नहीं यहाँ पर कि यहाँ पर दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मौका मिले। सरकार की मंशा मुझे दिखती ही नहीं है कि मध्य प्रदेश का युवा पलायन न करे। कैसे रोकेंगे आप मध्य प्रदेश के युवा को? क्या व्यवसाय है यहाँ पर? असलियत यह है कि एक भी प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति यहाँ पर आकर निवेश नहीं करना चाह रहा है। तो ये मंशा और रणनीति दोनों में गड़बड़ दिखाता है। आपने बेरोजगारी दर की बात की, देश की बेरोजगारी दर 19% है। राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, राजस्थान में 28% बेरोजगारी दर है और छत्तीसगढ़ में 29% बेरोजगारी दर। क्या देखिए आपके जो आंकड़े हैं वो काफी डेटेड हैं, ये नए आंकड़े नहीं है। CMI का नया डेटा देखिएगा। बैठ जाइए सर, मैं आपके जो सवाल का जवाब दे रही हूँ, उत्तेजित मत होइए। सारा जवाब देके जाऊंगी, 4 सवाल और आपसे ले लूंगी। उत्तेजित ना होइए। उत्तेजित होना चाहिए इनके कार्य करतूतों पर। खैर, आपने मुझसे बेरोजगारी की दर पूछी, बिल्कुल सही आपने कहा। हो सकता है हमारे कुछ राज्यों में बेरोजगारी की दर ज्यादा हो, लेकिन बेरोजगारी भत्ता अगर हम दे रहे हैं तो हम बेरोजगारी पर प्रहार कर रहे हैं। अगर हम 500 में सिलेंडर दे रहे हैं तो हम बेरोजगारी पे, महंगाई से राहत दे रहे हैं। अगर हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना दे रहे हैं तो उन बेरोजगारों को कहीं ये विश्वास दे रहे हैं कि अगर आपके घर पे कुछ हैवी दैवी हो जाएगी तो सरकार आपके साथ खड़ी है। यहाँ पर क्या है बेरोजगारों के लिए? छत्तीसगढ़ में हम बेरोजगारी भत्ता देते हैं। राजस्थान में हमने कहा आप नया व्यवसाय शुरू करिए, 5 साल तक आपको सरकार से एक भी, नॉट इवन 1, आपको जाके वहां पे संस्तुति लेनी है या कोई परमिशन लेनी है। यहां पर सरकार ने क्या किया? जबानी जमा खर्च करने के अलावा शिवराज सिंह की सरकार ने 18 साल में ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बेरोजगारी से जूझ रहे लोगों को राहत मिले। आंकड़े कोट कर देना एक बात है, क्या किया इन्होंने ये मैं जानना चाहती हूँ। आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। जी आप पूछिए। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। सभी सीटों पर कांग्रेस ने ऐसी घोषित करती है। ऐसी घोषित करने से पहले सर्वे हुए थे, AICC का हुआ था, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और कमलनाथ जी 4 सर्वे के बाद चूंकि सर्वे में सबसे अच्छे प्रत्याशी चुने गए थे, अब बदलने पड़ रहे हैं कांग्रेस, क्या बने? देखिए, जब घोषित होता है तो कई बार चीजें चेंज होती हैं। आप जमीनी हकीकत देखते हैं, आप समीकरण देखते हैं, आप डिस्ट्रिक्ट का कोalitions देखते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी बड़ी बात है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज बदलती हैं, थोड़े बहुत बदले गए, ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। आपका कहना सही है, हमने सबसे प्रबल कैंडिडेट्स को टिकट दिए हैं, और अगर बदला भी गया है
तो ये सोचकर और ये विचार करके बदला गया है कि सबसे बेस्ट और जीतने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिया जाए। समाजवादी पार्टी के बारे में जब कमलनाथ जी ने पूछा गया कि जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उनके साथ झुका हुआ है, कमलनाथ जी कह रहे हैं कि छोड़ो अखिलेश को, क्या एक्सप्लेन है आपकी पार्टी का? इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि कुछ नया का रास्ता खुला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है उसमें हम सब एक साथ हैं। उनका रुष्ट होना अपनी जगह है, वो थोड़े नाराज हैं, परिवार के लोग नाराज हो जाते हैं, हम उनको मना लेंगे, लेकिन हर बार गठबंधन पे सवाल, हर बार आगे क्या होगा पर सवाल उठा देना, मुझे लगता है थोड़ी राजनीतिक अनिभिज्ञता है। हमारी पार्टी के बहुत सारे लोग हैं जो उनसे टच में हैं और जरूर हम कोई समाधान निकालेंगे। एक लाख चुनी हुई सरकार गिर गई और लोग चले गए उस पाला में, ऐसा क्या वादा है कि उस पाल सरकार आने के बाद फिर सरकार आपकी स्थिर रहेगी? क्योंकि गद्दार चले गए और लॉयल लोग रह गए। जो गद्दार थे वो छोड़कर चले गए, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार गिरा सकता है। और इस बार बहुमत और भी प्रचंड होगा क्योंकि जनता अपने मत अधिकार की चोरी का बदला लेगी। अगर मेरे मीडिया के साथी पीछे थोड़ी सी कम आवाज करें तो मुझे आगे के सवाल सुनाई देंगे। आपसे अनुरोध है जी। हेलो, मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी ने और निर्वाचन की जो आपकी कमेटी है इसने ये तय किया था कि पहली बात तो ये कि हम बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे, सर्वे में जो लोग आएंगे उनको टिकट देंगे। तीसरी बात ये थी कि जिला कांग्रेस कमेटी जो पैनल देगी उस पैनल में से प्रत्याशियों का चयन होगा, लेकिन बुंदेलखंड की 2 सीटें स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक छतरपुर की बिजावर विधानसभा क्षेत्र है जहाँ जो प्रत्याशी बनाया गया है वो झांसी का रहने वाला है, समाजवादी पार्टी का नेता है। दूसरा निवाड़ी में निवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है जिसका जो प्रत्याशी आज घोषित किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी का कल तक जिला उपाध्यक्ष था। उसका कोई सवाल क्या है आपका? वो आपने उसका प्रत्याशी घोषित किया। आपका सवाल क्या है? ये 2 प्रत्याशी घोषित किए गए, इनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आपका सवाल हो गया। सवाल क्या है? सवाल क्या है? सवाल ये है कि कांग्रेस कहती है कि बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है आपका सवाल मैं समझ गई, दे दीजिए भाई। दोनों बाहरी व्यक्ति हैं। जी समझ गई सवाल में समझ गई। मुझे ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी या मध्य प्रदेश की लीडरशिप बड़ी धुरंधर है पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से बड़े परिपक्व लोग हैं, लंबी पारियां इन लोगों ने खेली है। तो मैं इस मंच से बैठकर हम और आप वाद विवाद करें, मुझे लगता है कुछ चीजें उन्होंने अपने विवेकानुसार करी है, उस पर विश्वास करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। चुनाव जीतना और प्रचंड रूप से जीतना हमारी पहली प्राथमिकता है। सुप्रिया जी, राहुल गांधी जी का सीधा एक बयान था कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपकी 229 सीटें घोषित हो गई हैं, महिलाओं की भागीदारी केवल 29 या 30 है, तो महिलाओं का यदि ओवरऑल फीसदी देखा जाए तो 15% से भी कम है। तो क्या लगता है ये ठीक स्टैंड है? क्योंकि आप लोग कहते हैं आधी आबादी पर फोकस है। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार महिलाओं को ज्यादा टिकट दिए गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी के बाद अगर सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट किसी ने दिए थे 13% के अराउंड, वो कांग्रेस पार्टी ने दिए थे। मुझे ऐसा लगता है कि हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उसमें पिछड़े, उसमें आदिवासी, उसमें शोषित वंचित समाज के लोग होने चाहिए। अगर 15 से 16% टिकट महिलाओं को दिए गए तो एक अच्छी पहल है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो प्रतिनिधित्व करेंगी पुख्ता तरीके से और आने वाले वक्त में वो प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। ठीक है। जो आपके लास्ट गठबंधन के जो सहयोगी दल है उनके पीछे एमपी में जो खींचतान की खबरें आई, सीएम भी कह रहे हैं कि दिल्ली में दोस्ती करते हैं, राज्यों में कुश्ती करते हैं, मध्य प्रदेश के सीएम का ये स्टेटमेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम को मेरी संवेदनाएं, जब विदाई का टाइम आता है, रुखसती का टाइम आता है, तो थोड़ा बहुत घबराना, थोड़ा बहुत परेशान होना, इस तरह के बयान देना अच्छी बातें होती हैं, कोई बात नहीं। उनको मेरी संवेदनाएं, जहां जा रहे हैं लोगों को बोल रहे हैं जब मैं चला जाऊंगा, तो उन्होंने तो पहले ही हताश होकर अपनी हार स्वीकार कर ली है। अपने
अपने चुनाव पर ध्यान दें, हमारी चिंता ना करें। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जो सिलसिला हमने वचन पत्र के मुद्दों को प्रखरता से उठाने का शुरू किया है, उसी की श्रृंखला में आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने आयोजित की है अर्थव्यवस्था और महंगाई के। तो अपनी बात में शुरू करना चाहती हूँ ये कहकर कि मध्य प्रदेश में महंगाई की मार है, 29,000 घोषणाओं की बौछार है, प्रदेश पर 4,22,000 करोड़ का उधार है, निवेश का बंटाधार है, नौजवान बेरोजगार है, महिलाओं की अस्मिता तार तार है, किसान आत्महत्या करने को लाचार है, पेट्रोल डीजल 100 के पार है, सिलेंडर में गैस भरवाना दुश्वार है। ऐसी नाकारा और निकम्मी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। अर्थव्यवस्था पर, महंगाई पर और इससे पड़ रही दोहरी मार पर जो मध्य प्रदेश के हर निवासी के पेट पर लात मारने का काम कर रही है, आज एक विस्तृत वक्तव्य देने के लिए, कांग्रेस पार्टी का मत रखने के लिए और हमारे वचन पत्र में इस बदहाली को सुधारने के लिए क्या क्या प्रावधान है, इन पर रोशनी डालने के लिए दिल्ली से हमारे बीच आई है मेरी बहुत अच्छी मित्र, ऐसी प्रखर मुखर वक्ता जो विरोधियों की लगातार धुलाई करते हुए छक्के छुड़ाने का काम करती हैं। बौद्धिक रूप से जितनी प्रखर है उतनी ही अपने वक्तव्यों में मुखर भी है। सोशल मीडिया की मुखिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन आदरणीय सुप्रिया श्री ने अब आप सभी लोगों को संबोधित करेगी। पहले उनका वक्तव्य, उसके बाद वो सारे प्रश्न। लक्ष्मण जी। धन्यवाद रागिनी जी, आप सब लोगों को मेरा सादर प्रणाम। और मां दुर्गा का नवरात्र का पर्व है, तो मध्य प्रदेश के भविष्य की उज्जवल कामना करते हैं और साथ ही ये आशा करते हैं कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा। और जैसा कि रागिनी जी ने कहा, मैं मुख्य तौर पर अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रखूंगी अपना वक्तव्य और उसके बाद आपके सवाल लूंगी। मुझे लगता है रागिनी जी ने बहुत अच्छी एक एलिटरेशन ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन 18 साल की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में अर्थव्यवस्था का बदहाल होना, 40 लाख से ज्यादा युवाओं का बेरोजगार होना, महंगाई से बुरा हाल होना और उस सब पर सबसे बुरा है कर्ज का